बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सरदारुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना मौलाना मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़रिया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के स्टूडियो में प्रोग्राम मेरा देश का मेज़बान मैं हूँ सरदार आफ्ताब विर्क, और मेरे साथ दुनिया सहाफ़त की एक बड़ी शख्सियत जिन्होंने हमेशा मुल्क और कौम के मफादात को अपनी ज़ात पर तरजीह दी है, और उनकी सोच, उनका फ़िक्र, उनका अमल जगह जगह पे ज़ाहिर करता रहा है कि उन्होंने कौम की सरबुलंदी के लिए अपने ज़मीर की रोशनी में वो कहा जो कलमा हक है। तो जनाब, मैं खुशी के साथ आपको मुतारफ़ करवा रहा हूँ, फ़ख्र के साथ आपको मुतारफ़ करवा रहा हूँ जनाब सैयद मुबशर बुखारी साहब, सीनियर सहाफ़ी और दुनिया सहाफ़त के असूलों के बहुत बड़े पासबान। जनाब आला, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है यकीनी तौर पर। जनाब वाला, आपसे ये सवाल है कि मुल्क में जो सियासी और आइनी हिजान बढ़ रहा है, इसका हल क्या है? जी सरदार साहब, बड़ा अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया हिजान का। यकीनी तौर पे पहले हम अल्फाज का इस्तेमाल किया करते थे, सियासी और आइनी बहरान या डेड लॉक की बात किया करते थे। अब हिजान बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है इस सारी सूरत हाल के लिए। और ये वाला जो हिजान है, ये इस बात की गम्माज़ी करता है कि आप मुल्क व कौम के तौर पे एक मुनक़िस्म कौम है, तकसीम हो चुके हैं और मज़ीद तकसीम हो रहे हैं। और ये बात सिर्फ कौम तक नहीं, बल्कि आप जिन भी अदारों में जाएंगे वहाँ भी आपको ये तकसीम नज़र आएगी। आप घरों में जाएंगे तो आपको यही तकसीम नज़र आएगी। उसकी बुनियादी वजह जो है, पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर लें, वो यही है कि इंतहा पसंदाना ज़हनीत हम सब की हो चुकी है। दलील का जो कल्चर है इस मुआशरे में दम तोड़ चुका है। शेर व अदब का हुनर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो चीज़ें इंसान को तहज़ीब सिखाती थी वो यहाँ से गायब की जा रही हैं, गायब हो चुकी हैं। शेर के नाम पे जो बेहंगम पुना यहाँ पे होता है वो आपके सामने है। जिस तरह इसनाफ़ सुखन के साथ बद तहज़ीबी की जा रही है। तो जो ये मामलात हैं, इसमें इंतहा पसंदी पहले तो हमें मजहबी अकायद के हवाले से नज़र आती थी, अब सियासी नज़रियात के हवाले से भी नज़र आ रही है। अब उसी में ही हमें नज़र आता है कि हमारे जो अदारे हैं, जिन्हें हम माफ़ी के साथ मैं दोबारा लफ्ज़ मुक़द्दस गाए डिक्लेयर किया हुआ है, उनके अंदर भी हमें ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसका हल जो है, हमेशा ऐसे मसाइल का हल जो है वो कुछ नई पॉलिसीज़ जो कि कंसेंसस हो, यानी जिस पे पूरी कौम मुत्तफ़िक हो, और नेगोशिएशंस, डायलॉग और फार्मूलेशन ऑफ न्यू लॉज या पॉलिसीज़, यही इसका हल है। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि तमाम स्टेक होल्डर, यानी तमाम कौमी नुमाइंदगान, बल्कि मैं तो यहाँ तक जाता हूँ कि ये जो क्लोज डोर और एक सिलेक्टेड किस्म के ग्रुप को आप बुला के पॉलिसीज़ या इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। अवाम की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, चूँकि मुल्क और कौमें अवाम के लिए होती हैं, किसी अशराफिया के लिए नहीं होती। तो एक 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक मुतफ़िका आइन था। तमाम स्टेक होल्डर्स जो मुखालफीन, एक वर्स्ट मुखालफ थे एक दूसरे के, वो भी एक मेज़ पे इकट्ठे हुए, एक फोरम पे इकट्ठे हुए और उन्होंने मुतफ़िका तौर पे आइन दिया। तो क्यों नहीं हम हल जो है वो मुतफ़िका हल ढूंढते? तो इसका मुझे ज़ाती तौर पे सबसे पहले तो आपको पहला कदम उठाना चाहिए, और उसमें जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जितनी मजहबी जमातें हैं और जितने समाजी आइकन्स हैं या समाजी तंजीमें हैं, उन सब को मिल के एक जगह पे बैठना चाहिए। और उसमें फिर हमारी पाकिस्तान आर्मी की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उसी में अदलिया की होनी चाहिए, उसी में पार्लियामेंटेरियन, पॉलिटिशियन, सबको बैठ के एक हल निकालना पड़ेगा कि हम जो ये इंतहा पसंदी है सियासी, मजहबी और समाजी, क्योंकि ये किसी भी तरह की इंतहा पसंदी किसी मुआशरे को निगलने के लिए काफ़ी होती है।
جب وہ معاشرے کو نگلتی ہے تو اس کا اگلا ٹارگٹ پھر جو ہے وہ ریاست ہوتی ہے، جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو انتہا پسندی کے جبڑے ہیں وہ ریاست تک پہنچ چکے ہیں۔ تو بڑا لمحہ فکریہ ہے، اور حال مجھے یہی نظر آتا ہے کہ آپ مل کر بیٹھیے، ڈائیلاگ کا آغاز کیجئے، اور ایک نیا جسے ہم انگلش میں کووننٹ یا عمرانی معاہدہ کہتے ہیں، عمرانی معاہدہ، اس کی طرف بڑھے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ بہت شکریہ۔ قومی ہم آہنگی کی بات کی جناب والا آپ نے، اور اس کے بعد تو سارے سوال ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے وہ بہترین حل دے دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ رب العزت ہماری مدد کرے، اور ہم قومی ہم آہنگی کے ساتھ پاک فوج، عدلیہ اور پارلیمنٹیرینز سارے اکٹھے بیٹھ کر اپنے ملک و قوم کو اس طرف لے کر چلے جائیں۔ بات تو میرے سردار دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے ایک حوصلہ کرنا ہے۔ فوج ہماری ہے، عدلیہ ہماری ہے، سیاستدان ہمارے ہیں، تمام ادارے ہمارے ہیں۔ جب ہمارے ہیں تو پھر ہم میں یہ جو تفریق ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی تفریق کی وجوہات ہماری غرضیں ہیں یا کہ بیرونی سازشیں ہیں۔ جو بھی ہے آپ کے فارمولے کے تحت وہ ختم ہو سکتا ہے۔ آپ چونکہ ہمیشہ حالات پر نظر رکھتے ہیں، تنقیدی جائزہ پیش کرتے ہیں قوم کو، میں نے جب بھی آپ کو سنا ہے سرفخر سے بلند ہوا ہے کہ آپ نے صحافت کی پاسداری کی ہے، ہمیشہ غیر جانبدارانہ تبصرے کیے آپ نے۔ تو یہ جو موجودہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے پاکستان میں کہ صوبوں میں ہونے والے الیکشن کے بارے میں اور آئندہ کی صورتحال کے بارے میں، اس پہ بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ جی سردار صاحب، سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کو بشمول اداروں کو ایک روش ترک کرنا ہوگی، اور وہ روش یہ ہے کہ آئین کو اپنی مرضی کے مطابق جیسے مرضی انٹرپریٹ کر لیں۔ آئین بڑا واضح ہے، اس میں زیادہ ifs اور بٹس لگانے کی ضرورت نہیں۔ بہت کلیئرٹی کے ساتھ آئین نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جس کو ہم کنٹروورشل بنا لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ آئین کا غلط استعمال کو روکا جائے، ایک تو اور سیاسی یا جو بھی مقاصد ہو ان کے لیے۔ دوسرا، جو ابھی سپریم کورٹ میں معاملہ جاری ہے، چونکہ جج صاحبان کیسے دیکھتے ہیں وہ یہ ان کا اپنا مطمع نظر ہوتا ہے۔ آج کی کارروائی، آج بروز منگل جو سپریم کورٹ میں کارروائی ہوئی، اس میں ایک جج صاحب کا بڑا دلچسپ کومنٹ آیا جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ کچھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے جن کے تحت یہ الیکشن اناؤنس ہوئے تھے۔ تو اس پہ ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ اس وقت کیس اس معاملے کا نہیں ہے بلکہ کیس الیکشن کی منسوخی کا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے، دیکھیے وہی جو میں نے پہلا فکرے میں کہی کہ یہ روش ترک کرنا ہوگی ہمیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ وہی جج صاحب ایک ایسے کیس میں، یعنی ایک پولیس افسر کی تعیناتی اور ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیس میں، انہوں نے الیکشن کے معاملے کو خود ہائی لائٹ کیا، خود انہوں نے ریکمنڈیشن دی کہ اس پہ سو موٹو ہونا چاہیے، اور آج وہی کہہ رہے ہیں اس وقت معاملہ تھا ٹرانسفر پوسٹنگ کا، الیکشن کا نہیں تھا، اور آج الیکشن کا معاملہ ہے اور الیکشن سے ریلیٹڈ ہی بات ہوئی۔ سو اس طرح کی جو کنٹروورسیز ہیں یہ جنم لیتی رہیں گی، اور جو کنفلکٹ آف آئیڈیالوجی ہے یا اپنے مفاد میں استعمال کرنا آئینی شکوں کو، یہ بھی اس وقت تک جاری رہے گا جو میں نے پہلے بات کی کہ جب تک آپ ایک نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتے پوری قوم کہ نہیں یہ ہمیں روش ترک کرنا ہوگی۔ دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے سردار صاحب، چونکہ میں تو ہم آہنگی کی بات کرتا ہوں تو اس کا حل بھی ہم آہنگی میں ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ بجائے اس کے کہ چونکہ وہ اگر اس کو انا کا معاملہ بنا لے، کیونکہ اگین بہت سے بات پیچھے جائے گی تو پھر بہت سارے لوپ ہولز نکلیں گے، کیونکہ ایسی صورتحال میں جب ججز کس طرح کے آ بھی گئے جس اوپینین کے جس وہ موٹو بنتا نہیں تھا، فورگیٹ اباؤٹ دس کہ وہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا۔ آگے وے فارورڈ کیا ہے؟ وہ وہی ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ، میری ذاتی رائے میں جو میں فیل کر رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم کوئی نجومی تو ہے نہیں، صرف اپنے تجربات کی روشنی میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اور انہیں پریڈکٹ کر دیتے ہیں، کچھ وقت پہ
तब्दील भी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आएगा कि अपोजिशन और हुकूमत बैठ के इस मसले का बुनियादी हल तलाश करें, यानी इलेक्शन कब होने हैं। अब ये ना 8 अक्टूबर को होंगे ना 30 अप्रैल को होंगे, ये उसके अलावा किसी तारीख में होंगे और दोनों पार्टीज़ को बिठाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के नतीजे में बैठेंगी और फिर किसी मिडवे पे पहुंचेंगी। मुझे ये हल नज़र आ रहा है। जनाब वाला, क्या ये इससे ये तासर ना बनेगा अगर ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक नया इसमें आके फैसला दे दे कि ये दोनों फ्रीक आपस में बैठकर इसका हल निकालें, तो क्या ऐसा ना हो जाएगा कि तसव्वुर पैदा होगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई मोम की नाक है कि हम जिस तरह से चाहें उसको तब्दील कर लें। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 90 दिन के पीरियड के अंदर इलेक्शन होगा, और अब अगर ये कहा जाए कि जी आप हल करें, तो इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंटेरियंस के हवाले कर दिए हैं। आइन कहाँ चला गया? जी देखिए सरदार साहब, तासुर पैदा होगा या नहीं होगा ये सवाल तो आपका बिल्कुल नहीं बनता, इसलिए कि तासुर पैदा हो चुका है। जैसे मैंने पहले कहा कि आइन को हर बंदा अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है, एक तो ये हो गया। यानी सुपरमेसी आइन की ख़त्म होती आपको नज़र आ रही है? जी नहीं, सुप्रीमेसी ख़त्म नहीं हुई, मैं वही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि आइन के तहत 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अगर आप 90 दिन काउंट करें, जब पंजाब असम्बली टूटी थी तो 90 दिन बनते हैं 16 अप्रैल को। इलेक्शन की तारीख इशू होती है 30 अप्रैल के लिए, जिसका मतलब है कि 14 दिन ऊपर हो गए। आपका इलेक्शन तो ऑलरेडी आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले ही फिर वायोलेट हो गया है। इसके लिए ये दलील पेश की जाती है, आप जैसे आप चूँकि माहिर कानून है, कि जी आइन ही सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर्स देता है, तो ये बात मान लेते हैं हम कि फिर एमरजेंसी के नफाज में, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद हुआ इलेक्शन आगे चला गया, वो भी अपनी जगह पे, और एमरजेंसी लाइक सिचुएशन समहाउ इकोनॉमिक एमरजेंसी कर लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की, वो मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाह रहा, लेकिन आप फ़र्ज़ कर लीजिए कि वो जो 14 दिन ऊपर हुए हैं जिसमें 90 दिन की मुद्दत को वायलेट किया गया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आइन की दी हुई या अनलिमिटेड इख्तियारात को यूज़ करते हुए किया है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हीं पावर के तहत मज़ीद आगे भी कर सकती है और उसमें आइन की वायलेशन नहीं होगी। और अगर उसको आप आइन की वायलेशन समझते हैं तो फिर 30 अप्रैल की तारीख देने के वक्त भी आइन वायलेट हो चुका है। लेकिन हमें मेरा ख्याल है कि हल की तरफ जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इन्हीं कंट्रोवर्सीज़ में पड़े रहें। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि कहीं आपको अपनी पोजीशन से पीछे हटना पड़ेगा और दोनों तरफैन को, बल्कि बहुत सारे और लोगों को भी पीछे हटना पड़ेगा, तभी जाके हल निकलेगा। वरना जो आपने शुरू में अपने इंट्रो में अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सियासी और आईनी हिजान, वो हिजान जो है वो बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, आपके इन ख्यालात को हम पूरी कौम तक पहुँचाएँगे, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाएँगे। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इतने ज़रखेज़ ख्यालात को जो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हों, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा उनको तकसीम किया जाए कौम में। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आप इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा कि जो कुछ जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब ने फरमाया है, ये किस कदर हक़ाइक़ के करीब है और इस पर अमल करके हम किस तरह से अपने इस बहरान से बाहर निकल सकते हैं और ये हैजान किस तरह से ख़त्म, हैजान जानलेवा हुआ करता है। बड़ा दुरुस्त फरमाया उन्होंने कि जो एक होता है बहरान, बहरानों पर काबू पाया जाता है, एक होता है हिजान, हिजान वजूद के अंदर होता है। जब वजूद के अंदर हिजान होता है तो वो अदारों में सरायत करे तो फिर मुल्क व कौम के लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। इस हिजान पर काबू सिर्फ इसी सूरत में पाया जाएगा जिस सूरत में जनाब मुबश्शिर बुखारी साहब की दी हुई आरा के मुताबिक हम अपना अपना मुहासबा करेंगे, जज भी, पार्लियामेंटेरियन भी और कौम भी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।